जैसा कि अपन एडिटोरिया का जो फुल लेंथ टेस्ट है वो कर रहे थे, तो 1 to 11 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो चाहे तो प्लेलिस्ट में या आपको चैनल पे मिल जाएगा। 1 to 11 हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जो समर्पण चल रहा है। इसमें हम करेंगे एफएलटी नंबर 12। तो चलिए देखते हैं एफएलटी नंबर 12 का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, जो भी एडिटोरिया का टेस्ट है ना, वो मैक्सिमम जो है पीवाईक्यू बेसिस ही होता है। पीवाईक्यू को ही अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो मतलब डिटेलिंग में, तब आप जो है क्वेश्चन देख पाएंगे कि वही रहता है अक्सर। चलिए देखें, पहला प्रश्न है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना आधारित होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है कैसे घूमता है नाभिक के चारों ओर? वृत्तीय कक्षा में घूमता है ना, वृत्तीय रहता है उसका। तो हमने कई वीडियो में, पिछले भी सेट में हमने ये क्वेश्चंस देखे थे कि केंद्र के बाहर की ओर लगने वाला बल क्या होता है? अपकेंद्रीय बल होता है, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह हो गया। उसके बाद देखे थे अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जो केंद्र के अंदर की ओर लगता है उसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, है ना। तो वृत्तीय गमन के लिए कौन सा बल आवश्यक होता है? तो अभिकेंद्रीय बल आवश्यक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जैसे ग्रह जो होते हैं वो घूमते हैं, उसके लिए जरूरत होता है ये, है ना। और जड़त्व का नियम क्या होता है? आपका न्यूटन का प्रथम नियम है ये। चलिए अगला देखते हैं। बल एक सदिश राशि है जिसमें होते हैं, तो सदिश राशि और अदिश राशि का अंतर यही होता है, सदिश यानी कि पॉजिटिव दिख रहा है, यानी इसमें दिशा की भी जरूरत है, और परिमाण तो दोनों में होता है, ठीक है। परिमाण जो है कॉमन रहेगा, अदिश हो या सदिश हो। लेकिन जहाँ पे सदिश दिख रहा है और अदिश यानी कि निगेटिव दिख रहा है ना वर्ड, तो अदिश यानी कि दिशा की इसमें जरूरत नहीं है। तो परिणाम और दिशा दो ही तो देखने होते हैं, तो परिणाम तो कॉमन ही है, यानी कि सदिश राशि हम किसे कहेंगे? जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता हो, ठीक है। और केवल परिमाण जिसमें होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अदिश राशि, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि बल क्या है? एक सदिश राशि है। चलिए अगला है कि एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गतिज ऊर्जाएं क्या है? इनकी समान है। यदि समान ही अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे क्रमशः कितनी दूरी पे रुकेंगी? जैसे एक्स वाई जेड मान लीजिए है, तो ये हो जाएगा तीनों एक ही बराबर ही दूरी पे हैं रुकेंगी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपको एक्स बराबर वाई बराबर जेड। चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी झूले पर झूल रही लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले के आवर्त काल में किस प्रकार प्रभावित होगा? तो आवर्त काल में क्या प्रभावित होगा? जब हमने पेंडुलम का भी जो है आपका प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, तो किस पे डिपेंड करता है? वो लंबाई पे डिपेंड करता है ना। वैसे ही जो है ये झूला वाला है, तो इससे ध्यान आ जाएगा आपको कि ये क्या होगा? अप्रभावित रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो बगल में आके बैठ रही है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है? तो जैसा कि दिया है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसने जूल प्रति सेकंड दे दिया है, जो कि आप देखें तो जूल प्रति सेकंड अगर देखा जाए तो ये किसका आपका एसआई मात्रक होता है? तो ये वाट का होता है, ठीक है। अगर चाहे तो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि वाट का क्या होता है? वाट का होता है आपका जूल बटा सेकंड, ठीक है। इसके बाद है अगला कि शक्ति का एसआई मात्रक जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक जूल नहीं होता, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, लेकिन शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। इसके बाद है, तो ऐसा करते अगर आप कि चाहते जैसे कि ये एक दूसरे का क्रॉस कर दें, यानी कि ऊर्जा का जूल और आप शक्ति का जूल प्रति सेकंड, तो ये सही हो जाते, ठीक है। तो ये अभी इंडिविजुअल दोनों गलत दिए गए हैं। इसके बाद है शक्ति का मान समय पर निर्भर करता है। तो समय पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। ये दिया है कि नहीं करता है, जबकि करता है। ऊर्जा का मान समय पर निर्भर नहीं करता है, ये सही दिया हुआ है आपका, ठीक है। ऊर्जा का जो मान होता है वो समय पर निर्भर नहीं करता। ध्यान रखिएगा शक्ति का और ऊर्जा में, तो शक्ति जो है निर्भर करेगा, लेकिन ऊर्जा मान जो समय पर है निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैसे कि दिया है पहला कथन कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। तो रक्त कैंसर जो होता है उसमें कोबाल्ट 60 एवं आपका P32 भी यूज किया जाता है ना। इसके बाद आप देखेंगे दोनों पूछा भी गया था कि रक्त कैंसर में जो है कौन सा उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 16 और P32, एक से अधिक आंसर भी था, है ना। परमाणु भट्टी में यूरेनियम का समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। घेंघा रोग में आयोडीन के समस्थानिक, ध्यान रखिएगा आई आपका 131 का प्रयोग होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। घेंघा रोग में आयोडीन के समस्थानिक जो होते हैं 130
131 उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये भी सही है, इनमें से कोई नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला है कि हिग्स बोसॉन की संज्ञा दी जाती है। तो हिग्स बोसॉन जो होता है उसे हम गॉड पार्टिकल की संज्ञा देते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सही है ना, आपका मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो जैसा कि इसका सी ऑप्शन देखेंगे आप, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सदिश राशि होता है। अच्छा, ये 17वीं बीपीएससी में पूछा गया था, तो अगर घटना चक्र आप पढ़ेंगे तो उसमें ये देगा कि चुंबकीय क्षेत्र का जो है टेस्ला आपका ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, लेकिन बीपीएससी ने यही सही माना है। तो आप भी यही याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होता है, ये तो पता ही है, जिसका ऐसा ही मात्रक क्या है, टेस्ला है, ठीक है। और घटना चक्र में ना चुंबकीय फ्लक्स दिया है कि उसका टेस्ला होता है, ठीक है, फ्लक्स। तो ये देख लीजिएगा, वैसे इसको आपको याद रखना है क्योंकि बीपीएससी ने इसी को सही माना था कि चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है वो टेस्ला होता है। और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सदिश राशि होता है, जिसमें भी क्षेत्र, बल, व, न ये सब आ जाए वो सब सदिश राशि होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। किसी सेट में हमने ट्रिक देखी थी सदिश और अदिश की। चलिए इसमें देखते हैं अगला कि ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है आपका। अगला है कि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो चुंबकीय तरंगे जो होती हैं उनके लिए हमें माध्यम की, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि को गमन करने के लिए हमें मीडियम की आवश्यकता होती है। तभी तो ध्वनि जो है निर्वात में सफर नहीं कर पाता, मतलब कि वो संचरण नहीं करता, ठीक है, लेकिन प्रकाश निर्वात में संचरण करता है। अब यहाँ है अगला कि अंतरिक्ष में ध्वनि तरंगे वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण संचरित नहीं होती। तो जहाँ वायुमंडल नहीं होता है जैसे चंद्रमा पे, तो ध्वनि हम नहीं सुन पाते एक दूसरे का वहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपको अंतरिक्ष यात्री मतलब। तो ये तीनों सही है आपके, ठीक है। अगला देखेंगे, जैसे चंद्रमा के सतह पर दो अंतरिक्ष यात्री बिना किसी विशेष यंत्र के आपस में संवाद कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसका पूछा है कौन से सही है, तो केवल 1 और 2 3 जो है सही हो जाएंगे, बाकी जो है आपका 1 चौथा गलत हो जाएगा। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में लैंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही है। जैसा कि दिया है इसका सी ऑप्शन, लैंथेनाइट्स छठे आवर्त में होते हैं और इनमें 57 से लेके 71 यानी कि 57 से लेके 71 तक के तत्व शामिल होते हैं। तो इसका आंसर है आपको सी। चलिए अगला है कि विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ जाना या धन आवेश का बढ़ना अवकरण कहलाता है। तो ये धन आवेश का बढ़ जाना ये ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। विद्युत धनात्मक परमाणु या मूलक के अनुपात बढ़ जाना या धन का आवेश का घट जाना ये अवकरण कहलाता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन अवकरण हो जाएगा और ये जो है ऑक्सीकरण का डेफिनेशन दिया हुआ। तो जस्ट क्या करना है, इंटरचेंज कर दीजिएगा तो सही हो जाएगा। ऐसे इंडिविजुअल अभी क्या है, गलत है। तो ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो जैसे कि एल्यूमिनियम बॉक्साइट, आयरन हेमेटाइट और मरकरी शीनेवा, ठीक है। थोरियम किससे प्राप्त होता है, तो मोनोजाइट जो केरल के तट पे पाया जाता है ना, मोनोजाइट इससे पाया जाता है। तो ये थोरियम कहाँ पाया जाता है, केरल के तट पे, और पिच ब्लेड यूरेनियम से प्राप्त किया जाता है। तो ये तो आपका बी जो है गलत दिया हुआ था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है कि जल से हल्का होने के कारण सोडियम जल में तैरता है। तो ये वाला बिल्कुल सही है कि जल से भी हल्का होता है सोडियम और घनत्व कम होने की वजह से क्या होता है, वो जल पे जो है तैरने लगता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा सोडियम जो है और पोटेशियम ये सब अभिक्रियाशील बहुत होते हैं ज़्यादा, तो इन्हें हम केरोसिन के तेल में जो है संरक्षित करके रखते हैं, ठीक है। किसमें, तो मिट्टी के तेल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको ए। बाकी दिया था कि जैसे लिथियम सबसे भारी धातु या ऑस्मियम सबसे हल्की धातु होती है। तो ध्यान रखिएगा लिथियम सबसे हल्की होती है एवं ऑस्मियम सबसे भारी होती है, ठीक है। तो ये वाला इसलिए अभी गलत था, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि लिथियम क्या है, सबसे हल्की धातु है एवं ऑस्मियम क्या है, सबसे भारी धातु है। आगे दिया था कि आतिशबाजी में सोडियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है। तो सोडियम की उपस्थिति के कारण देखिए पीला रंग होता है, ठीक है, पीला रंग। तो हरा रंग किससे होता है, ध्यान रखिएगा बेरियम से होता है, ओके, बेरियम। और एग्जाम में क्या पूछा गया था, स्ट्रोटियम है ना, उससे कौन सा कलर होता है, तो गहरा लाल रंग होता है, ओके। इसके बाद है बारूद सोडियम आयरन पोटेशियम का मिश्रण है, तो ये तो गलत था ही, और इसमें भी ऐसे गलत दिया हुआ था ये, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर था ए।
चलिए अगला देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक रूप क्या है? तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका आंसर है ए। अगला है कि जब किसी रेडियो सक्रिय नाभिक के एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उस तत्व के परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन देखा जाता है? तो ये हो जाता है आपका परमाणु क्रमांक 2 से घटता है और द्रव्यमान संख्या जो है 4 से घटती है। ठीक है, इसका आंसर है बी। गैल्वेनाइजेशन जो जस्ता का करते हैं, सतह पर जस्ते की परत चढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है? तो इसे जो है ऑक्सीकरण का जो प्रोसेस होता है वो धीमा हो जाता है, तो लोहे के ऑक्सीकरण तथा जंग लगने से सुरक्षा जो है हम प्रदान करते हैं। ठीक है, और आपका जंग लगने के बाद लोहे के भार जो है लगातार जो है बढ़ता है, फिर एक लगातार समय के बाद घटता है। ठीक है, तो लगातार बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, जैसे पिछली बार पूछा गया था। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन की विशेषता है? तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि नए पदार्थ का बनना, उसके जो संरक्षण है, संरचना जो है स्ट्रक्चर, उसमें आपका जो है चेंज आना चाहिए, ऊर्जा का अवशोषण होना चाहिए। तो उपरोक्त में से एक से अधिक जो दिए गए हैं ये क्या है? आपके लक्षण होते हैं रासायनिक परिवर्तन के। और जस्ट इसके उल्टा भौतिक परिवर्तन। अगला है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जैसा कि यह गैस रंगहीन, गंधहीन और विषैली होती है, तो ये सही है। यह वायु में अपूर्ण ऑक्सीकरण से बनती है, तो ये भी सही है, परिवहन वगैरह से जो है CO निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यह जल में अत्यधिक विलेय है, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं दिया है। आगे है कि यह हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना अधिक दृढ़ता से बंधती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट जो है, तो ए बी डी सही थे, सी आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये सही नहीं था। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्वेत रक्त कण की उप प्रकार नहीं है? तो जैसे कि WBC का लसिका में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, जो कि WBC का प्रकार है, तो ये तो है ही, न्यूट्रोफिल है ही, बेसोफिल है ही। एरिथ्रोसाइट किसका होता है? RBC से रिलेटेड होता है, तो यही वाला आपका जो है आंसर हो जाएगा, इसका मतलब है, इसका आंसर है डी। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो जैसा कि देखेंगे, बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी होती है किंतु लंबाई में छोटी होती है, तो ये सही है। बड़ी आंत कोई एंजाइम स्त्रावित नहीं करती है, तो ये दोनों कथन जो है आपके सही दिए गए हैं। ओके, पिछले सेट में हमने छोटी आंत की पूरी लंबाई वगैरह देखा ही था। चलिए आगे है कि कथन दिए गए हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन जल के अणुओं से प्राप्त होती है, तो ये आपका सही है। इसके बाद है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचय ऑक्सीजन के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होता है, तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं, ये ग्लूकोज के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, यानी कि सिर्फ ए सही दिए गए हैं, आर गलत दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। चलिए अगला है कि किडनी के बारे में, तो किडनी का निम्नलिखित कार्य क्या होता है? तो जैसे कि पीएच संतुलन और जल नियंत्रण, केवल अधिशेष अमीनो एसिड को बाहर निकालना, तो यहाँ देखेंगे बी ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा कि जल, लवण, पीएच तथा अधिशेष पोषक तत्वों का नियमन व अपशिष्ट का निष्कासन करना, इसका जो है आपका कार्य होता है, किसका? किडनी का। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कि इंसुलिन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, इंसुलिन जो है आपका लैंगरहंस की दीपिका बीटा कोशिका से स्रावित होता है, तो यही वाला सही हो जाएगा आपको सी। ठीक है, और ये क्या करता है? तो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी और बढ़ने से जो है क्या होता है आपको? मधुमेह हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्टेम कोशिका की विभाजित होकर समान संस्थिति कोशिकाओं का उत्पादन करने का क्षमता को क्या कहते हैं? तो ये स्वनवीकरण कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जैसे कि देखेंगे, मलेरिया से प्रभावित अंग तिल्ली और आरबीसी होते हैं, तो बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि मलेरिया से प्रभावित होता है कौन कौन सा अंग? तो तिल्ली एवं आरबीसी। ओके, मलेरिया का परजीवी एंटी अमीबा हिस्टोलिका होता है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना? प्लाज्मोडियम होता है ना। मलेरिया का वाहक मच्छर सीसी मक्खी है, तो सीसी मक्खी हमने पिछले सेट में देखा ही था, मैंने बताया ही था, क्या था ये आपका? था सोने की बीमारी का, है ना, ट्रिप्नोसोमा, उसकी बीमारी का है जो सीसी मक्खी। और अच्छा, बालू मक्खी भी बताया था मैंने, बालू मक्खी किसका है? तो काला ज्वर का। और यहाँ पे अगला था कि मलेरिया में ठंड के साथ बुखार भी रहता है, तो ये भी आपका सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए एंड डी। ठीक है, दोनों सही है। चलिए अगला है कि इंडस 2 किस प्रकार की सुविधा है? तो ये एक सिंक्रोट्रॉन विकिरण स्रोत होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
तो जैसे कि ऑप्शन देखेंगे तो इसमें हो जाएगा आपको दैनिक उपयोग की वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़कर स्वचालन संभव करना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। चलिए अगला है, डीआरडीओ द्वारा जो विकसित है अग्नि 5 मिसाइल, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है, यह इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट क्या होता है? तो क्यूबिट जैसे कि आप बाइनरी बिट होता है पहले जो कंप्यूटर में यूज होते थे, तो क्वांटम कंप्यूटर क्या करता है ना कि जीरो और दोनों को एक साथ जो है आपका ये रिप्रेजेंट करने वाली यूनिट को कहते हैं हम क्या? क्यूबिट। ठीक है, चलिए अगला है कि बायो फोर्टिफिकेशन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फोर्टिफिकेशन यानी कि बढ़ाना, तो फसलों में पोषक तत्वों को बढ़ाना। ओके, चलिए अगला है कि मध्य पाषाण काल में राजस्थान के बागौर से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, पशुपालन के जो साक्ष्य हैं आपको राजस्थान के बागौर से मिला है। ये भी पूछा जाता है कि बागौर कहाँ है? तो राजस्थान में है। एक मिला है आपको क्या? आदमगढ़, या कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में, वहां से भी मिला है। ठीक है, 2 जगह से, तो पहला सही है। आगे है कि राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया। तो यहाँ राखीगढ़ी नहीं, यहाँ पे धौलावीरा हो जाएगा। और पिछले सेट में हमने देखा था धौलावीरा पे क्या पाया गया है, क्या मिला था? तो खेल का मैदान, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टेडियम। तो ये वाला गलत दिया है क्योंकि धौलावीरा है जो पहला साइट जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया है यूनेस्को ने। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता सर जॉन मार्शल को माना जाता है। तो ये तो गलत है, सर जॉन मार्शल थोड़ी ना है, अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, उन्होंने भले ही अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ना, उन्होंने हड़प्पा सभ्यता का जो है ना महत्व को नहीं समझा था, ये भी पूछा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को हम पुरातत्व शास्त्र का पिता कहते हैं, तो ये भी गलत है। अगला है कि डाइमेकस सीरिया के राजा अंटियोकस का राजदूत था जो मौर्य सम्राट अशोक के दरबार में आया था। तो जब पिछले सेट में आया था ये डाइमेकस, पूछा गया था मतलब, तो मैंने ट्रिक भी बताई थी कि टीना डाबी टॉपर हैं यूपीएससी की 2015 की साल। तो डाबी से याद रखिएगा कि डाइमेकस किसके काल में आया था? बिंदुसार के काल में आया था। तो अशोक दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो पूछा है कि कितने कथन सही हैं? तो सिर्फ एक ही सही है आपका, केवल एक, ये वाला, बाकी सब गलत है। चलिए अगला है, लिस्ट है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिए गए हैं, प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं आपके जैन तीर्थकार के। तो जैसे कि ऋषभ देव है, ऋषभ देव का क्या है? तो इनका हो जाता है आपको, ऋषभ देव हो जाएंगे सांड, है ना, मतलब उनका प्रतीक है। और महावीर स्वामी का तो सबको याद ही होगा, सिंह। और पार्श्वनाथ में सर्प दिखता ही है तो उससे हो जाएगा सांप। और अजित नाथ में हाथी। ठीक है, याद रख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आपको? 2 3 1 4, यानी 4 1, तो ये हो जाएगा आपको बी आंसर इसका। ठीक है, बी। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट तीर्थकार कौन थे जैन? तो पहले हो जाएंगे ऋषभ देव। आपके अजितनाथ कौन से नंबर के थे? दूसरे नंबर के थे ये। और पार्श्वनाथ जो थे आपके 23वें, और ये हो जाएंगे 24वें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी की राजधानी वत्स। कौशाम्बी की राजधानी कहाँ थी? तो वत्स में। विराटनगर की मत्स्य। काम्पिल्ले का हो जाएगा पांचाल। ठीक है, और श्रावस्ती का, जहाँ पे सबसे ज्यादा उन्होंने जो है भाषण दिया था बुद्ध ने, तो ये हो जाएगा कौशल। चलिए अगला है कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन एक 30, मतलब कि 30 सदस्य, है ना, 30 सदस्यों वाली समिति द्वारा की जाती थी जो 6 समितियों में विभक्त थी, है ना। 30 जो थी 6 में विभक्त थी। इनमें से जन्म मरण का लेखा जोखा रखना किसका काम था? तो ये तृतीय का काम था। ठीक है, तो जन्म मरण का लेखा तृतीय कैसे याद रख सकते हैं? तो तीसरी आंख ऊपर से भगवान देखते हैं और जब टाइम आता है तो सबको मतलब कि ऊपर ले जाते हैं। तो इससे याद रखिएगा, जन्म मरण का लेखा जोखा जो है आपका तृतीय समिति में। ठीक है, अगर प्रथम समिति देखा जाए तो उद्योग शिल्प निरीक्षण जो है, विदेशियों का देख रखाव, ये सब जो है सेकंड में किया जाता था। और पंचम में था आपका निर्मित वस्तुओं का क्रय विक्रय, इसमें था 5वें में। और षष्ठ में था बिक्री कर वसूलना। चलिए अगला है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कहाँ है? तो ये कौन है? तो धर्मपाल। कहाँ है? तो भागलपुर, ये भी याद रखना है। ओके, पूछा गया है क्वेश्चन ये वाला। धर्मपाल हो गया, विक्रमशिला हो गया। चलिए आगे देखते हैं। गोपाल ने किसकी की थी? तो उदंतपुरी की थी। चलिए अगला है कि लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, प्राचीन काल के राजवंश दिए गए हैं और संस्थापक दिए गए हैं। तो वह यानी कि वाबी वाकाटक, विंध्य शक्ति, चोल का विद्यालय हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे गढ़वाल, तो ये चंद्रदेव हो जाएंगे।
और कल्याणी चालुक्य का तैलपटू हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 1 1 3 4 2, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि मोहम्मद गौरी को भारत में अंतिम विजय अभियान किसके विरुद्ध हुआ था। तो ये उसके बाद मर ही गया था, कौन सा था ये, खोखरों के विरुद्ध, है ना। इसका हो जाएगा ए। 1205 के समय शायद ये हुआ था, और 1206 के समय में जो है गजनी जो आपका मोहम्मद गौरी, उसकी मृत्यु भी हो गई थी। चलिए अगला है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो ये तो गाजी मलिक हो जाएगा। ओके, अच्छा अलीगढ़ साहब किसको कहा जाता था। तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था ना, देख लीजिएगा वैसे इसको एक बार। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत उसके पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में फ्लोरीन और डुकेट नामक मुद्राएं प्रचलित थी, जो पुर्तगाली मुद्राएं थी। तो ये पुर्तगाली मुद्राएं नहीं थी, इटली की मुद्राएं थी ये। ठीक है, प्रचलित तो थी विजयनगर साम्राज्य में, लेकिन ये इटली की थी। अगर पुर्तगाली की पूछी जाए तो वो आपका था क्रूजेडो, है ना, उसको कहते थे। नामक मुद्राएं जो थी क्रूजेडो, वो पुर्तगाली मुद्राएं थी। इसके बाद तेलुगु कविता का पितामह कहे जाने वाले अल्लशन्नीपदेन कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। तो ये अष्ट दिग्गज रखा करते थे कृष्णदेवराय, तुलु वंश के थे, और उसी में जो है एक ये थे आपके अल्लशन्नीपदेन पेदन। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है, तेलुगु कविता के पितामह कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा सही है आपका, पहला गलत था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि किस सुल्तान शासक के द्वारा राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो ये कौन किया था, शाहजहां किया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला है कि निम्नलिखित संस्था पर जो है बताना है कि कब, कालक्रम अनुसार कब आया था। तो जैसे कि विश्व भारती, रविंद्रनाथ टैगोर, और ये कब किए थे इन्होंने, तो 1921 में किया था इन्होंने। ठीक है, इसके बाद हिंदू महासभा, तो ये हुआ था 1915 में आपका, किसके द्वारा, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, इसके बाद वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना, तो एनी बेसेंट और भी थे इसमें, ये हो जाएगा 1917। इसके बाद है आपका सोशल सर्विस लीग, तो ये हुआ था 1911 में, और ये किसके द्वारा, तो मल्हार जोशी के द्वारा। ठीक है, मल्हार जोशी। तो दिख ही गया होगा, एक 1915, 1921 में विश्व भारती, 1915 में हिंदू महासभा, वीमेंस ऑफ इंडिया जो है आपका 1917, और सोशल सर्विस लीग 1911। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा आपका, 5 कह रही सी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला है, मुगल दिए गए हैं स्वतंत्र होने वाले राज्य, और संस्थापक दिए गए हैं। तो हैदराबाद का किसने किया था, हैदराबाद का किया था चिनक्लिंग खान ने, चिनक्लिंग खान ने। और इसका जो अवध का किसने किया था, तो ये किया था आपका सादत खां। ठीक है, बंगाल का किसने किया था, तो ये किया था मुर्शिद कुली खां, और कर्नाटक का तो सादुतुल्ला खां हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। चलिए अगला देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के दौरान वरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो ये हो जाएंगे ज्ञानेश्वर। चलिए अगला है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था। तो ये पता ही होगा, रेड ड्रैगन था, है ना। चलिए अगला देखते हैं, जमींदारी बंदोबस्त की योजना सर जॉन सोर द्वारा किया गया था। तो जमींदारी व्यवस्था लागू किसने किया था, 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लेकिन यहाँ योजना पूछा जा रहा है, तो जॉन सोर होगा, सही यही है। जमींदारी बंदोबस्त योजना के तहत कुल भू राजस्व का 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखते थे, और 10/11 भाग दे देते थे, है ना, सरकार को। तो ये दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दोनों सही है। चलिए अगला है, कथन और कारण है। तो भारत के विभिन्न प्रांतों में 1880 के दशक में स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए थे। तो सही है, मई 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून तत्कालीन वायसराय द्वारा बनाया गया था। तो ये भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, चलिए अगला है कि सन 1916 के कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार आया था, उससे ध्यान आ जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, है ना। चलिए अगला है कि वर्तमान राष्ट्रपति भवन जिसका निर्माण औपनिवेशिक काल में वायसराय भवन के रूप में किया गया था, में रहने वाले प्रथम वायसराय कौन थे। तो ये थे लॉर्ड इरविन। 1857 के बारे में दिया गया है। तो जैसे कि दिया है, 1857 का जो विद्रोह था उसको दबाने वाले, ये पूछा गया है, कुचलने वाला ब्रिटिश अधिकारी। तो जैसा कि देखेंगे इसमें जगदीशपुर सबसे इजी आपके लिए, है ना, विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर था।
इसके बाद हो जाएगा आपको झांसी की रानी किससे हुआ था, हीरोज ने, और हीरोज ने उनको कहा भी था, स्टेटमेंट भी दिया था कि वो जो सोई है वो मात्र एक मर्द थी इसमें। तो ये दोनों तो आप मिलान हो ही गया। इसके बाद दिल्ली देखेंगे, तो दिल्ली कौन हो जाएगा, हडसन हो जाएगा, और लखनऊ कैंपबेल, हेनरी कैंपबेल है शायद लखनऊ का, ठीक है, ह से है उसका नाम। और दिल्ली निकोलस हडसन, है ना, निकोलस हडसन होगा शायद ये पूरा नाम। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 3412। चलिए अगला है कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत किस तिथि से की थी, तो 12 मार्च 1930 को किया था। 6 अप्रैल को वो पहुंचे थे वहाँ, है ना, 241 मील चल के गए थे 24 दिन में। 78 जो है उनके सहयोगी थे उसमें। चलिए आगे है कि राजा राम मोहन राय द्वारा भारत में स्थापित पहली संस्था वेदांत कॉलेज थी, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वेदांत कॉलेज नहीं था, इनका था आत्मीय सभा। कब किया था इन्होंने, तो 1815 में ही कर दिया था उन्होंने, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी, तो ये तो बिल्कुल सही है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में शुद्धि आंदोलन प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, तो ये थे ही, और वेदों की ओर लौटे भी कहा था इन्होंने। 19वीं शताब्दी के प्रमुख समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये कि लोकहितवादी नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है हरि देशमुख को, है ना। तो 2 3 4 सही थे। चलिए अगला है कथन एवं कारण है, तो 20वीं शताब्दी के दूसरे तीसरे दशक में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी 1 अगस्त 1920 को। तिलक स्वराज फंड की स्थापना असहयोग आंदोलन को बेहतर संचालन के लिए किया गया था, तो ये भी सही है आपका, तो दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, ठीक है। अगला है कि महात्मा गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब और कहाँ की गई थी, तो 1932 में की गई थी, पुणे में की गई थी, और पहले अध्यक्ष कौन, पिछले सेट में हमने देखा था घनश्याम बिड़ला थे, है ना। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आजाद हिंद फौज सरकार की स्थापना सन 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने किया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को ना एक बार क्रॉस चेक करना है, ठीक है। और कुछ जो जानकारियां वहाँ हम लेते चलते हैं, जैसे कि देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। 9 देश ने जो है कुल इनको जो है मान्यता भी प्राप्त किया था, जैसे जर्मनी, जापान, इटली, है ना। और कब किया था इन्होंने, तो 21 अक्टूबर 1943 को किया था, ओके। इसके बाद देखें पहले अगर स्तर पर 1942 में देखा जाए ना, तो कौन था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले, तो वो थे आपके कैप्टन मोहन सिंह, है ना, मोहन सिंह, ओके। उसके बाद देखा जाए मोहन सिंह, तो वैसे भी वे पहला कथन जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो स्टेटमेंट है सही है, लेकिन उसने जो एडिटोरियल का आंसर दिया गया है डी दिया गया है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा इसको क्रॉस चेक कीजिएगा आपको। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे रास बिहारी बोस है ना, तो इन्होंने भी स्थापना किया था, ठीक है। इनने क्या किया था, तो इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी, स्वतंत्रता लीग की स्थापना किया था इन्होंने टोक्यो में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं चाहे तो। और इसके बाद ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो 1923 में की गई थी। कब, तो 1 जनवरी 1923, CR दास और मोतीलाल नेहरू। हंटर कमेटी के रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ था, तो ये हुआ था आपको 1920 में, 28 मई 1920 में, ओके। इसके बाद देखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA और HSRA दोनों अलग अलग है, ठीक है। अभी मतलब बाद में वही बन गया था, लेकिन अभी ये 1924 अक्टूबर हो जाएगा, ओके। इसके बाद देखिए साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, तो ये हुई थी 8 नवंबर आपका 1927। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, BACT, ठीक है। और जो HS सोशलिस्ट लग जाएगा ना इसमें, आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन, तो वो हो जाएगा 1928 में, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद वगैरह, है ना। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये हो जाएंगे चित्तरंजन दास। गोपाल कृष्ण गोखले किसके थे, महात्मा गांधी के थे, ठीक है। चलिए अगला है सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की जो है किस संगठन से किया गया था, तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। सत्यार्थ प्रकाश का जो है उन्होंने ग्रंथ मतलब कि ग्रंथ संबंध जो है उनसे है, आर्य समाज से संबंधित है। चलिए अगला है
कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम द्वारा सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का बजट का प्रावधान किया गया था। तो इसके साथ साथ 1 लाख तो याद रखना ही है, रखना है। इसके बाद एकाधिकार भी समाप्त किया गया था। चीनी और चाय जो है, चीन के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर बाद में 1833 में पूर्ण रूप से एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर है आपका सी। 1892 में क्या किया गया था? बहस करने के लिए बजट पे जो है दिया गया था। 1861 से हमने क्या लिया है? तो अध्यादेश लिया है। चलिए आगे देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वैसे इसको किसी को याद करने में अगर दिक्कत होता हो ना कि अमृत बाजार पत्रिका किसने किया था, तो अमृत जो है बहुत मूल्यवान होता है और उसको किस में रखा जाता है? तो सीसी में रखना पड़ता है। ठीक है, उससे याद रख सकते हैं। चलिए आगे है, क्योंकि कहीं कहीं ना घोष ये रहते हैं तो गिरीश चंद्र या शिशिर कुमार घोष, तो कन्फ्यूजन आ जाता है। चलिए अगला है, आपके समाचार पत्र और संपादक दिए गए हैं। तो जैसा कि सुधारक कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। द लीडर मदन मोहन मालवीय। द पायनियर जॉर्ज एलन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपको? 4 1 2 3। तो इसका आंसर है आपको सी। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा बनाई गई थी? तो ये हो जाएगा राजगीर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो वो भेजा था महेंद्र को। चलिए अगला है, हुमायूं के समय बिहार पर किसका नियंत्रण था? तो सूर्यवंश का स्थापना भी हुआ था। चौसा का युद्ध आपका, उसके बाद कन्नौज का, बिलग्राम का, ये सब तो था ही। तो ये अफगान था। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा जो है प्रांत का दर्जा कब दिया गया था? मुगल साम्राज्य के सूबा का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1580 में। ठीक है, चलिए अगला है कि किस युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा के क्षेत्र में कर एकत्रित करने का दीवानी दे दिया था? बंगाल बिहार उड़ीसा का। तो वो कौन सा युद्ध हुआ था? बक्सर के युद्ध, इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, उसी में जो है शाह आलम द्वितीय ने दे दिया था। चलिए अगला है, और 12 अगस्त वाली जो है इलाहाबाद की संधि जो 2 हुई थी, तो 12 अगस्त वाली में ये काम हुआ था आपका। ठीक है, चलिए अगला है कि बिहार क्षेत्रीय सम्मेलन का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1908 में किया गया था। देखिए, बिहार क्षेत्रीय सम्मेलन कहें या बिहार प्रांतीय सम्मेलन कहें, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहला तो 1908 में हुआ था। कहाँ पे? तो पटना में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? तो अली इमाम ने किया था। ठीक है, अली इमाम हो जाएंगे। कब हुआ था? तो अप्रैल में हुआ था। दोनों तो अप्रैल में ही हुआ था। दूसरा कब हुआ था? तो 1909 में हुआ था। कहाँ पे? तो भागलपुर में हुआ था। ये भी अप्रैल आपका 1909 भागलपुर। और इसके जो है आपके किसके जो है आपके सहायता से, मतलब कि प्रयास से हुआ था ये दूसरा अधिवेशन? तो दीप नारायण के मतलब कि सहयोग से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद पूछा जाए अध्यक्ष कौन थे इसमें, तो ये 1909 वाले में, दूसरे वाले में सच्चिदानंद थे। ठीक है, सच्चिदानंद। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई जो थे, उन्होंने नेतृत्व किया था, तो कौन थे वो भाई? अमर सिंह। चलिए अगला है कि मुजफ्फरपुर बम विस्फोट किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो किंग्स फोर्ट हत्याकांड कहा ही जाता है इसको। 1908। कौन कौन? तो प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी ने खुद को मार लिया था, अपने को शूट कर लिया था, और खुदीराम बोस को जो है फांसी हो गई थी। तो ये हो जाएगा किंग्स फोर्ट। और मर कौन गया था? कैडनेली के पत्नी और बेटी मर गए थे। ठीक है, मुजफ्फरपुर में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है कि यहाँ पे जो 11 अगस्त 1942 को जो आपका सचिवालय कांड हुआ था, उनमें जो 7 शहीद हुए थे उनके बारे में है ये। तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा कहाँ से थे? तो ये सारण से थे, ये सही मिलान है। जगपति कुमार कहाँ से थे? तो भागलपुर से नहीं थे, वो औरंगाबाद से थे। ठीक है, औरंगाबाद। इसके बाद राजेंद्र सिंह कहाँ से थे? सारण से थे। तो उमाकांत और राजेंद्र सिंह दोनों सारण से थे, और रामानंद सिंह जो है आपके पटना से थे। तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो मात्र एक आपका गलत दिया है, 1 3 4 सही है। चलिए अगला है कि वन स्थिति रिपोर्ट अगर 2023 की देखी जाए तो उसके अनुसार बिहार के किस जिले में अधिकतम खुला वन है? तो अधिकतम खुला वन आप देखें तो कैमूर में है। कितना? तो 499 किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर। ओके, और बहुत या मध्यम घना वन पूछा जाए तो कहाँ पे हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में खनिजों में से झीलों का युग्म कौन सा सही है? तो चूना पत्थर विंध्य क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो नवादा तो आएगा नहीं, है ना। यहाँ पे जो होंगे आपके जैसे कि रोहतास कैमूर, उसमें पाए जाएंगे, तो ये गलत। अभ्रक, अभ्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा नवादा
और उसके अगल बगल वाला ले लीजिए जमुई, एवं इधर कौन आ जाएगा, औरंगाबाद, सॉरी गया, ठीक है, गया, नवादा, जमुई। क्वार्टाजाइट कहाँ पाया जाता है, तो मुंगेर वगैरह में पाया जाता है, मधुबनी तो ऊपर हो गया तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। गया लेना, बांका में पाया जाता है, ये सही है आपका, ठीक है। क्वार्टर जैसे मुंगेर वगैरह में भी पाया जाता है क्वार्टाजाइट। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में उत्पन्न होती है, तो कोसी तो नेपाल से आती है, ठीक है, महानंदा भी बाहर से आती है अपना, बूढ़ी गंडक हो जाएगी आपको। बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है, तो सिकरहना, ओके, सिकरहना सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। और गंगा में कहाँ मिलती है, तो खगड़िया में मिलती है, पिछले सेट में देखा था। अगर चौर पूछे ना तो ये है आपका चौतरवा चौर, वहां से निकलती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कि बिहार में गौ हत्या पर कानून किस वर्ष प्रतिबंध लगाया गया था, तो ये लगाया गया था 1955 में, और 1956 में क्या किया गया था, 1956 में देखेंगे भूमि जो आपका जमींदारी प्रथा है उसको समाप्त किया गया था, ठीक है, ओके। और 1948 में बिहार में क्या हुआ था, तो ये न्यूनतम मजदूरी वाला लागू हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि बिहार बजट 2025-26 के अनुसार केंद्र सरकार के से बिहार सरकार के अनुदान के रूप में देय राशि वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 की तुलना में कितनी अधिक होने का अनुमान रखा गया है ऐसा, तो ये रखा गया है आपका 2414 करोड़, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। चलिए अगला देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में देखना है इसमें, तो जैसे कि दिया है आपका कि 2000 आर्थिक सर्वेक्षण जो 2024-25 है उसके अनुसार कथनों पर विचार करें। तो जैसा कि आपका दिया है कि बिहार राज्य सरकार का कुल व्यय 2023-24 में आपका 2,52,082 करोड़ रुपए है, 252082 है, तो ये सही है। बिहार राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति 2023-24 में आपका 193347 करोड़ रुपए है, 193,347 करोड़, तो ये सही है। बिहार सरकार के कुल व्यय और कुल राजस्व प्राप्ति का अंतर जो है 58,735 करोड़ रुपए है, तो ये भी सही है। देखिए इसको बोलने में ना आप 58,735 याद करोगे तो दिक्कत होती है, ऐसे याद रख लोगे 58,735 तो ऐसे याद रहता है, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पे 1,93,347 करोड़ है, और ये आपका 58,735 करोड़ है, ठीक है। तो ये तीनों सही दिए गए हैं, ओके। पूछा है गलत कथन की पहचान करें, तो उपरोक्त में से कोई गलत नहीं था। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहा गया है कि अमरकंटक पहाड़ विंध्य, अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं विंध्य और सह्याद्री पर्वत की मिलन बिंदु है, तो ये तो होगा नहीं, सह्याद्री तो इधर है आपका, सतपुड़ा की मिलन बिंदु है ये, ठीक है। यहाँ सतपुड़ा होता तो सही हो जाता। आगे है कि शेषचलम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है, तो नहीं, आंध्रा का जो है ना, आंध्रा में ये पड़ता है, आंध्रा के पूर्वी घाट का हिस्सा है ये। राजमहल पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे पूर्वी भाग बनाती है, तो सतपुड़ा पर्वतमाला की जो पूर्वी भाग है ना वो मैकाल श्रेणी बनाती है, ठीक है, मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश। तो ये हो जाएगा आपको, राजमहल तो झारखंड में पड़ता है, तो ये भी गलत दिया गया है, यानी कि तीनों गलत दिए गए हैं। क्या पूछा सही कौन से हैं, तो कोई सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये तो आपका नर्मदा। चलिए अगला देखते हैं। तीस्ता नदी के बारे में बताया जाता है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियां का उद्गम स्थल एक ही है क्या, तो ब्रह्मपुत्र आपका सिंधु नदी और आपकी एक और कौन, सतलज नदी, वो तीनों जो है भारत से बाहर निकलती हैं, और तीस्ता कहाँ से निकलती है, आपका सिक्किम से निकलती है ना। कोई तिब्बत में जो है आपका कोई झील है, लहामो झील करके है ना, वहां से निकलती है ये सिक्किम से, तो ये वाला गलत हो जाएगा। रंगित नदी सिक्किम में उत्पन्न होती है, और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। देखिए तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, लेकिन एक साथ दोनों नहीं निकलते हैं। दूसरी चीज, तीस्ता नदी की कौन कौन सहायक नदियां हैं, तो एक तो रंगित हो गई, और दूसरा याद रखिएगा रांगपो। रांगपो भी किसकी सहायक नदी है, तीस्ता की सहायक नदी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आंसर जो है आपका केवल 2 सही, गठन गलत चुनना था तो केवल 1 गलत था, दूसरा सही था। स्वतः जुताई वाली खेत जो मिट्टी है उसको किसको कहते हैं, तो काली मिट्टी को कहते हैं, इसको रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, मध्य भारत के क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी निछालन का जो है पूछा जाता है, निछालन का परिणाम कौन सा मिट्टी है, तो लेटराइट मिट्टी मिट्टी बनाने में किया जाता है। काली मिट्टी भारत में कितने प्रतिशत पाया जाता है, 15% पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी 43%, ठीक है।
लाल पीली मिट्टी 19% पाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। गेहूं की फसलों के बारे में बताना है। जैसा कि दिया है आपका कि यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय की फसल है, तो ये सही है। इस फसल के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल का लगभग 85% देश के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में केंद्रित है। तो गेहूं में जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब तो उगाते ही हैं, पंजाब, है ना, तो ये सही हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका, एक और दो दोनों सही है। चलो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर की सीमा पर स्थित है ना, लाल सागर की सीमा पर स्थित है। तो जैसे हिल की तरह दिखता है ये वाला पार्ट जो है, ऐसा है ना, और ऐसा फिर अगर ऐसा देखें तो ये वाला लाल सागर है, रेड सी। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे सऊदी अरब पड़ जाएगा आपको, तो सऊदी आ गया यानी है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे यमन, है ना, तो यमन भी है। इसके बाद अगर इजिप्ट देखें, मिस्र, तो इजिप्ट यहाँ पे पड़ता है। इसके बाद आपको सूडान है, तो सूडान भी पड़ता ही है यहाँ पे, है ना, तो सभी देंगे, सभी सही है। ओके, इसका जो है उपरोक्त सभी। चलिए अगला है कि आदिम निर्वाह कृषि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जनजातियों द्वारा व्यापक रूप से प्रचलित है, तो बिल्कुल सही है। गहन निर्वाह कृषि मुख्यतः मानसून एशिया के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये भी सही है आपका, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सबसे तेज भूकंपीय तरंगे होती है। तो सबसे पहले और प्राथमिक तरंगे कौन पहुंचती है आपकी, पी तरंगे, और एस को तो सेकेंडरी या द्वितीयक तरंगे कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। चूना पत्थर और सादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो चूना पत्थर देखिए बिंद के क्षेत्रों में, बिंद पर्वत में भी पाया जाता है और सादी चट्टानों में भी पाया जाता है, तो ये सही है। संगमरमर क्या है, कायांतरित चट्टान का होता है, तो आग्नेय में तो होगा नहीं, तो यहाँ पे होना चाहिए था कायांतरित चट्टान। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, केवल एक आपका सही है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। हरित क्रांति शुरू में केवल सिंचित क्षेत्रों तक ही सीमित थी। 1966 में जब स्टार्ट किया गया था तो शुरू में देखें तो सिंचित क्षेत्रों तक ही ये सीमित था, सही है। 1970 के दशक के बाद तकनीक देश के पूर्वी और मध्य भागों में फैल गई, तो ये भी सही है। हरित क्रांति के क्षेत्र पंजाब हरियाणा तो थे ही, पर तमिलनाडु नहीं था, तो ये वाला गलत हो जाएगा, केवल एक और दो आपका सही है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित राहत विशेषताओं पर विचार कीजिए। राहत विशेषता पर, अच्छा ये पहाड़ियाँ दी गई हैं, बिल्कुल जो दी गई हैं उनके बारे में व्यवस्थित करना है और बताना क्या है, पश्चिम से पूर्व, यानी कि इधर से इधर जाना है। ठीक है, तो जैसा कि मिसमी है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, तो मिसमी सबसे इधर आएगा आपका। ओके, इसके बाद अगर देखें राजमहल की पहाड़ियाँ, तो राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं, झारखंड में पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद है महादेव की पहाड़ियाँ, जैसे कि सतपुड़ा का जो है ये भाग है और मध्य प्रदेश में पड़ता है ये, तो आपका मध्य प्रदेश में आ जाएगा। सतमाला की पहाड़ियाँ इधर आ जाएंगी महाराष्ट्र की तरफ, तो ये कौन सा हो जाएगा आपको, 4 3 2 1, ऐसे चले जाएंगे इधर से इधर। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा का गैर वाणिज्यिक स्रोत माना जाता है। तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, ये आपके वाणिज्यिक स्रोत माने जाते हैं, बायोगैस नहीं माना जाता। ठीक है, चलिए अगला है, यहाँ पे नदियाँ दी गई हैं और शहर बताना है कि कौन से। तो सबसे इसमें इजी क्या है, सीन नदी पेरिस। ठीक है, नील नदी की जो है मिस्र जो है नील नदी की देन कहा जाता है। ठीक है, उससे ध्यान आ जाएगा आपको, नील का क्या हो जाएगा आपका, सूडान। ओके, इसके बाद टेम्स, तो टेम्स हो जाएगा आपको इंग्लैंड, और डेनब्यू बियाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए का 3 3 1 4 3 1 4 3 1 4, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ट्रक फार्मिंग क्या होता है। तो ट्रक फार्मिंग मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। शहरी बाजारों के लिए सब्जियों और फलों का व्यावसायिक उत्पादन करना ट्रक फार्मिंग कहलाता है, PYQ। चलिए आगे है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पालन करना होता है, तो ये तो सही है। आचार संहिता को संसद द्वारा कानून बनाकर अधिनियमित किया जाता है, नहीं चुनाव आयोग, अभी आप लोग इंतजार भी कर रहे होंगे, है ना, चुनाव आयोग के द्वारा लगाया जाता है, तो ये गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल एक सही था, मतलब ए सही या आर गलत है। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे कल जो है अगले पिछले सेट में हमने देखा ही था कि कौन सा नहीं है, तो जैसे कि एल्युमिनियम किसका है, बॉक्साइट है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, संविधान संशोधन दिए गए हैं। तो जैसे कि आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत हमने क्या जोड़ा था, उद्देशिका प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता, तो बी का 3 हो जाएगा। और 44वां संविधान संशोधन के तहत हमने क्या किया था,
तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर और 300A में ऐड कर दिया था, लीगल कर दिया था। ठीक है, उसके बाद 61वां सचिन ने छक्का मारने के लिए, तो 18 से 21 से 18 कर दिया गया था 1989 में। ठीक है, इसके बाद बचा कौन, ए, तो ये हो जाएगा न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिचीमन 38 आपका अमेंडमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, तो लोक व्यवस्था का अनुसरण करना इनका जो है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये इनका नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई थी, तो मैंने कई बार बोला था 1919 लिखा है द्विसदनात्मक, तो ये हो जाएगा आपको सी। और 1919 को बराबर बराबर बांट सकते हैं, यानी केंद्र बजट और राज्य बजट अलग किया गया था इसी अधिनियम के तहत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व 1789 फ्रांस की क्रांति से हमने लिया है इसको। ठीक है, इसका हो जाएगा डी। चलिए अगला है कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है, तो ये हो जाएगा 6, सॉरी 5 पे लग गया, 6 होगा, इसका आंसर हो जाएगा 6। कहाँ कहाँ है, तो वो भी ध्यान रख सकते हैं आप, कम आते, यूपी बिहार कम आते हैं ना, एक तो हो गया यूपी बिहार। ठीक है, तो इसको याद रखना हो तो ऐसे रख सकते हैं कि यूपी बिहार कम आते, तो इससे क से क्या हो जाएगा, तो कर्नाटक, म से क्या हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ओ से क्या हो जाएगा, तो आंध्रा, है ना, और ते से क्या हो जाएगा, तेलंगाना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तेलुगु देशम पार्टी, अब यहाँ क्या पर वो बताना है इसके प्रतीक चिन्ह, तो जैसा कि देखेंगे इसमें आपका टीडीएम का, टीडीपी का, यानी कि तेलुगु देशम पार्टी का, तो ये क्या हो जाएगा, साइकिल है इसका, इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ मैं। देखिए टीडीपी का क्या है, तो ये है आपका साइकिल। उसके बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का, डीएमके का क्या है, तो ये है आपका उगता सूरज। और तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस का क्या है, तो ये है कार। ओके, इसके बाद तृणमूल कांग्रेस का क्या है, तो ये है दो फूल और घास। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको डी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्राधिकारियों में वरीयता अनुक्रम में सबसे ऊपर कौन आएगा, तो जैसे कि देखिए राज्यसभा का उप सभापति दिया है, तो ये तो ना राजदूत हो जाएगा इसका। ठीक है, राजदूत जो है 8वें नंबर पे आता है, और आपका ये आता है उप सभापति 10वें नंबर पे आता है, और ये 9वें नंबर पे, और ये आपके आ जाते हैं 11वें नंबर पे। ठीक है, चलिए अगला है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ राजभाषा की हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, तो ये 343 भाग 17। ओके, चलिए अगला देखते हैं। कुछ प्रमुख उद्योग एवं उनकी स्थापना में सहयोगी देश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो जैसा कि भिलाई, भिलाई किसके सहयोग से बना है, तो भिलारू याद रखते हैं रूस से बना है, ये सही है। आपका राउरकेला जर्मनी से बना है, फ्रांस से नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद यह है बोकारो, तो बोकारो यूके दिया है यहाँ पे, तो रूस, मतलब कि यहाँ से बोकारो याद रखिए, भिलारू याद रखिए, तो याद आ जाएगा, ये रूस हो जाएगा। ठीक है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बना था, तो यूके के सहयोग से बना था। तो 1 और 4 इसमें जो है आपके सही दिए गए हैं, और ये जो दोनों थे गलत थे, तो केवल 2 सही है। चलिए अगला है कि एमएन राय द्वारा 1945 में जन योजना को प्रस्तुत किया गया था, तो ये सही है। जन योजना में कृषि क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र दोनों विकास को प्राथमिकता दी गई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि दोनों सही है आपके। चलिए अगला देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं राज्य के मंत्री परिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया था, तो ये तो याद होना ही चाहिए, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, है ना, 2003 में 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, और 91वां संविधान संशोधन। चलिए अगला है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो जैसा कि देखेंगे, अच्छा सही नहीं है, तो इसका गठन योजना आयोग के अध्यक्ष पे स्थान पे किया गया था, तो बिल्कुल सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष कौन होता है, पदेन अध्यक्ष जो है पीएम होते हैं, तो ये वाला गलत दिया है। और इसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था, तो ये भी सही है। यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, योजनाएं बनती हैं तो इसमें आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही नहीं पूछा था, तो बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं।
चलिए अगला है कि अर्थव्यवस्था में मंदी एवं स्फीति दोनों की स्थितियां साथ साथ दिखाई दें। ओके, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी एवं मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ दिखाई दें। ओके, आगे है कि मुद्रास्फीति की दर ऊंची, आर्थिक समृद्धि की दर नीची तथा बेरोजगारी कर दर स्थिति जो है स्थिर रूप से ऊंची बनी रहती है। तो ये तीनों सही है। अब ये किसके डेफिनेशन दिए गए हैं ये पूछा जा रहा है आपसे, तो ये हो जाएगा आपको स्टैगफ्लेशन का। ठीक है, चलिए अगला है कि नजदीकी या समीपस्थ मुद्रा सोना और चांदी को कहते हैं क्या? तो आपका सही है। इसके बाद दुर्लभ मुद्रा, तो ब्रिटिश पाउंड, गर्म मुद्रा शेयर बाजार में लगी विदेशी मुद्राओं को कहते हैं। इसमें सभी तीनों जो है आपके सही सुमेलित हैं। चलिए अगला देखते हैं। पूछा गया है कि रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को जो है कमर्शियल बैंकों को अल्पकालीन ऋण देती है। तो आरआर यही होता ही है ना, और रिवर्स रेपो रेट उल्टा हो जाता है। तो ये सही है। रेपो दर में वृद्धि से वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होगी, तो नहीं, रेपो दर अगर बढ़ जाएगा तो बैंक क्या करेगी, कम पैसा लेगी, और आम जनता जो है बैंक से कम पैसा लेगी, तो पैसा हाथ में कम होगा तो कीमत में वृद्धि थोड़ी ना होगी, घटेगी। तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक आपका सही है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। विभेदात्मक ब्याज दर योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो यह योजना 1972 में शुरू की गई थी, तो सही है। इस योजना के तहत बैंकों को निर्देश किया गया था कि वे अपने समग्र ऋण को कम से कम 1% अंश निर्धन व्यक्तियों एवं कम आय वर्ग के 4% ब्याज पर दर 4% ब्याज दर पर आवंटित करें। तो ये भी सही है। ठीक है, इसका जो है दोनों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, सिद्धांत दिए गए हैं और प्रतिपादक पीछा पूछा गया है। तो जैसा कि यहाँ पे अपन देखें, प्लानिंग एंड दी पुअर, ये किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ कर देती हूँ, ये किया गया है आपको B.S. मिन्हाज के द्वारा। ठीक है, तो ये गलत है। दादा भाई नौरोजी ने तो ड्रेन थ्योरी दिया था। ओके, इसके बाद प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत किसने दिया था? तो रेगनस नरकश ने दिया था। और संतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरनार्ड मेडर ने दिया था। ठीक है, तो ये सही है। अच्छा, अगर असंतुलित का विकास पूछ दे तो विकास का सिद्धांत असंतुलित, तो वो उसके कौन हो जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, हार्समैन, है ना, हार्समैन। चलिए, इसका दोनों जो है मिलन था, यानी कि 2 और 3 जो है सही थे, पहला गलत था, तो केवल 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किस गवर्नर या जनरल वायसराय को दिया जाता है? तो ये कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग के समय से जो है प्रथम बजट जो है प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा? तो जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था 7 अप्रैल 1860 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कार्यकारिणी परिषद में इसने बजट जो है प्रस्तुत किया था। किसने? तो जेम्स विल्सन ने, कैनिंग के समय। चलिए अगला है, दांतेवाला समिति किससे संबंधित है? तो बेरोजगार के अनुमान से, सही है। महालोनोबिस समिति, तो राष्ट्रीय आय, सही है। खुसरो समिति किससे था? हथकरघा से नहीं था, वो कृषि साख से था। ठीक है, कृषि साख। और ये तो हमें सेट में मिला ही था, आविभूषण समिति, वो आपका लघु उद्योग के लिए हो जाएगा, लघु उद्योग, है ना। तो ये दोनों गलत दिए गए थे, पहला और दूसरा जो है आपका सही दिया गया था, यानी कि दांतेवाला बेरोजगारी के अनुमान से था और महालोनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित था। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे, फिर आपका करंट अफेयर आएगा। तो चलिए, जिनको नहीं देखना हो वो स्किप करके और फिर करंट अफेयर देखेंगे, और जिनको देखना हो यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है 23 और 3 बार, फिर दिया है 72, तो 23 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 23 को 3 से गुना करेंगे तो 69 हो जाएगा, और फिर इसमें +3 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। वैसे ही क्या करना है आपको, यही प्रोसेस मतलब लगेगा। तो 16 पचे 80, और 80 और 5 कितना हो जाएगा? 16 × 5 + 5, तो कितना हो जाएगा? 85। इसका आंसर समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला कैसे, मतलब कि रूल क्या बनाना है। जैसे कि आप यहाँ पे इस वाले लाइन को करें तो 32 × 4 + 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 128 + 4 करोगे तो कितना आएगा? 132 आएगा। ओके, तो चलिए इसका आंसर हो गया आपको बी। चलिए अगला है,
यहाँ पे श्रृंखला दी गई है, इसको बताना है। तो जैसे कि इसका अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स के जो वैल्यू होते हैं वो लिख देते हैं। तो ए को 1 लिख सकते हैं, ए को 1 लिख सकते हैं, बी को 2 लिख सकते हैं और एफ को 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको सीरीज को पता करना है अगला पद यहाँ पे। तो जैसे कि 1 करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 1, इसके बाद अगर आप करें इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, है ना। अब यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा कि 1 2 एंड 3 का सीरीज चल रहा है, तो अगला क्या आएगा 4 आएगा, यानी 6 में 4 से इंटू करना पड़ेगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 24, यानी कि 24 किसकी वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है आपका एवरेज का क्वेश्चन है ये। 3 व्यक्ति हैं जैसे कि संतोष, आशुतोष और सुभाष की औसत आयु कितनी है, तो 39 है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं पहले कि 3 व्यक्ति हैं तो इनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी, अगर वैल्यू निकालना चाहें तो ये 117 हो जाएगा। इसके बाद जब सनोज इसमें शामिल होता है तो इनकी जो औसत आयु हो बदल जाती है, क्या हो जाती है 38 हो जाती है। तो यानी कि अब 4 व्यक्ति हो गए, पहले 3 थे अब 4 हो गए, तो ये 38 टोटल निकालना चाहेंगे हम तो कितना हो जाएगा, तो 152 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज समझ आ रहा है कि सनोज जो चौथा पर्सन था उसके आने से यहाँ पे बदलाव क्या आया, तो ये देखेंगे आप +35 हो गया, है ना। 152 में से 117 घटाएंगे तो 35 आएगा ना, यानी कि सनोज की आयु कितनी है 35 है। अब अगला आप देखिए वो स्टेटमेंट, जैसे कि देखेंगे अगला स्टेटमेंट क्या है आपका, ये मैं रिमूव कर दूं, ये था आपका 152, ठीक है, और कितना प्लस हुआ 35, ये भी ध्यान रखिएगा, ओके। अब देखिए कह रहा है कि यदि एक अन्य व्यक्ति विक्रम आता है, विक्रम जो सनोज से है ना, जो सनोज जो 35 एज का है उससे 2 वर्ष छोटा है, तो 35 में से 2 वर्ष घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, यानी कि एक तो समझ आ गया कि 33 वाला एज वाला होगा, ठीक है। आगे है कि समूह में शामिल होता है तो 5 व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी, तो 4 थे तो 152 था, 3 थे तो 117 था, अब 5 जुड़ गए तो पांचवा जो आया है उसका एज क्या है 33 है, यानी कि जो 4 की कुल आयु है उसमें हम क्या करेंगे 33 जोड़ देंगे। तो अब ये दिख गया होगा आपको, मैं कहाँ पे यहाँ पे कर देती हूँ, नया कर देती हूँ यहाँ पे कि जैसे 4 के जो इंसान थे उनका कितना था 152 था, इसमें 33 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 185, यानी कि टोटल जो है 185 हो गया, ठीक। तो कितने व्यक्ति हो गए 4 से 5 हो गए थे, तो 185 बाई 5 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको 37 आ जाएगा, यानी कि अगला जो औसत आयु होगा पांचों व्यक्तियों का वो कितना हो जाएगा 37, और विक्रम की आयु तो हमने निकाल ही लिया था 33, क्योंकि 2 वर्ष छोटा था, और सनोज की आयु 35 आई थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, कहा गया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 13 अक्षर, यानी कि 13 किसका वैल्यू होता है, एम का होता है, तो पहले यानी कि एम तक उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो ए से स्टार्ट कीजिए, सॉरी एम से स्टार्ट करेंगे क्योंकि उल्टा लिखना है ना, तो एम से स्टार्ट करेंगे हम कहाँ तक आएंगे ए तक आ जाएंगे, ठीक है। ये 13 होता है। इसके बाद कह रहा है कि इसके बाद मूल क्रम में लिखा जाए, यानी कि अब ए तक आ गए, अब एम तक हमने लिख लिया उल्टा, अब एम से हम डायरेक्ट सीधा पे चले जाएंगे, तो एम के बाद क्या आता है एन आता है, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब पूछ रहा है तो आपके दाईं ओर से 17वें स्थान पे कौन सा होगा, तो ये तो चाहते तो आप वैसे मौखिक भी बना सकते थे, लेकिन अब दाईं तरफ से यानी कि इधर लेफ्ट आपका राइट हो गया ये, और ये लेफ्ट हो गया, तो आपको दाईं तरफ से काउंट करना है, यानी इधर से काउंट करेंगे, तो ये आप अगर आएंगे तो यहाँ तो ये पता ही है कि एन जो है 14वें नंबर पे आता है ना, और 13 हमने उल्टा लिखी थी, अब हमें 17 नंबर पे आना है, तो 13 में कितना जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे तो आएगा, तो यानी कि यहाँ पे यहाँ बी आया होगा, यहाँ सी आया होगा, यहाँ डी आया होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका डी। इसमें काउंट कर लीजिएगा, यहाँ से 17वें नंबर पे कौन आएगा डी आएगा, ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ दिए गए पैटर्न है विलुप्त बताना है, तो जैसे इसमें क्या करना है ना 8 छक 48, इसके बाद 14 तियां 42, ठीक है, और अगर करे 6 मतलब इस 6 इंटू 3 तो 18 आ जाएगा, समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे 21 कितने नंबर से करेंगे तो 3, तो 21 तियां 63 हो जाएगा, और अगर 9 से 5 में गुना कीजिएगा तो 45 आता है, और 5 इंटू 3 कीजिएगा तो कितना आएगा 15 आ जाएगा ये वाला। इसके बाद ऐसे ही क्या करना है 8 सत्ते 56 और 17 तियां 51,
और क्या करना है 7 इंटू 3 कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 तियाँ 21, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे ना वो रीजनिंग का ही दिया गया है कथन आपके पास एक ही है, क्या है, तो आईपीएल भारतीय युवाओं के बीच लोकप्रिय है। अब मान्यताएं ऐसा बताया जा रहा है कि क्या ये मैंने आपको मान लीजिए इतना ही पता है कि आईपीएल भारतीय युवाओं के बीच लोकप्रिय है, ओके। अब पूछा जाए आपसे कि भारतीय वरिष्ठ नागरिकों को आईपीएल पसंद नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि युवाओं को पसंद है तो बड़े वालों को पसंद नहीं होगा, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ इतना ही स्टेटमेंट है ना, आगे आप कुछ नहीं जानते। तो ऐसा थोड़ी कह सकते हैं इस बेसिस पे कि युवाओं को पसंद है इसका मतलब वरिष्ठों को नहीं पसंद होगा, कोई ऑथेंटिक डेटा तो है नहीं आपके पास, तो ये गलत हो जाएगा, हम इसको निष्कर्ष नहीं पहुंच सकते। अगला है कि सभी भारतीय युवा आईपीएल मैच देखना पसंद करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि युवाओं के बीच लोकप्रिय है तो इसका मतलब कि सभी के लिए पसंद होगा ये, तो ये भी हम निष्कर्ष नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट जो है उससे ये सेटिस्फाइड नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसका क्या पूछेंगे कि हमको दोनों का नहीं पता है, तो ना तो 1 और ना ही 2 निहित है इसमें, है ना। देखिए इसमें क्या होता है ना, जितना आपको दिया जाए उतना ही देखना है, ये नहीं आप अपने से नहीं सोचना है, ठीक है। अब यहाँ लिख दिया होता है सभी आईपीएल, सभी युवाओं को आईपीएल पसंद है, तब आप इसको कह सकते थे कि सभी, लेकिन युवाओं को पसंद इसका मतलब ये नहीं कि सभी पसंद करते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये तो इजी है ही वैसे, चलिए इसको देख लेते हैं फिर भी। मान लीजिए 100 आपके पास है तो उसका 50% कितना होगा, उसका 50% 50 होगा, और 50% का अगर आप 50 का अगर 2% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा आपको, हाँ 1 आ जाएगा, 1 आया, ठीक है। अब अगला कह रहा है कि कितना प्रतिशत है उस संख्या का, तो हमने पहले संख्या देखा था क्या था 100 था, तो ये बताइए 100 एक जो है आपका, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक जो है आपका 100 का कितना प्रतिशत है, तो 1% है ना, तो आंसर हो जाएगा 1। चलिए अब यहाँ पे है कि अंतोष है एक, तो 5 पेन जो है 24 रुपए में खरीदता है और 4 पेन को 20 रुपए में बेच देता है, तो एक यहाँ पे कीजिए, ये मान लीजिए सेल कर रहा है वो वाला पार्ट है और ये समझ लीजिए वो खरीद रहा है वो वाला पार्ट है, ठीक है। तो 24 रुपए में उसने 5 पेन खरीदे, तो कटाइए कितना आएगा, 5 का 20 और 5 अठे 40, 5 अठे 40 हो जाएगा, तो 48 हुआ। अब यहाँ पे बेच रहा है वो कितने में, तो 20 रुपए में 4 पेन बेचा, यानी कि एक पेन वो कितने रुपए में बेच रहा है, 4 पचे 20 हो गया, यानी कि 5 रुपए में बेच रहा है। अब यहाँ पे देखिए कितना बढ़ गया ये, यहाँ पे देखिएगा तो प्लस हो जाएगा 0.2, इतने मार्क्स का इसने बढ़ा लिया अपने पे, है ना, ये बढ़ा के बेचा। तो यही पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत का उसको लाभ या हानि होगा, तो ये तो दिख गया कि लाभ होगा, तो हानि तो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि 4.8 में उसने खरीदा और 0.25 जो है बढ़ा के बेच रहा है, तो ये 0.2 है, ये किस पे देखेंगे, इस पे देखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस पे हम अगर करें तो 0.2, अब मैं यहाँ पे लिख दी हूँ ना, तो अब इसको अच्छे से लिख देती हूँ यहाँ पे, जैसे 0.2 उसने बढ़ाया था किस पे 4.8 पे, तो ये इसका कितना परसेंट होगा 0.2, तो ये कट गया, दशमलव से दशमलव कट जाता है ना। अब 2 से कटाइए, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, ठीक है। फिर आप चाहें तो इसको 50, इसको 12, फिर इसको अगर कटाना चाहें तो 25 और 6, तो 25/6 को भाग दीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, लाभ होगा 4.17%, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं शैलेंद्र और सृजन, अपने दोस्त अशोक को लेने के लिए 15 किलोमीटर लंबे रास्ते पर 2 विपरीत बिंदुओं से कार्यालय निकले थे, ठीक है। अगला कह रहा है कि यह शैलेंद्र जो है आपका 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे चलता है, यानी कि शैलेंद्र जो है 1 घंटे में कितना चलेगा, 3.5 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद कह रहा है मृजन जो है ये क्या चल रहा है, तो 2.5 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहा है, तो m हो गया आपका, ये कितना चलेगा 1 घंटे में, है ना, 1 घंटे में ये कितना चलेगा, तो 2.5 किलोमीटर चलेगा। यानी कि दोनों को अगर देखा जाए इंडिविजुअल, तो 1 घंटे में ये कितना चल रहे हैं, ये चल रहे हैं आपको 3 to 5 6, ठीक है ना। तो 1 घंटे में अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं तो 3.5 किलोमीटर s चलेगा और 2.5 किलोमीटर m चलेगा, तो दोनों एक साथ चल रहे हैं ना, तो इसलिए 1 घंटे में ये लोग 6 किलोमीटर चलेंगे। तो यहाँ दिया है कि 15 किलोमीटर ये लोग अगर लंबा रास्ता है तो मिलेंगे कहाँ, तो आप सिंपल है 15 को 6 से कटा दीजिए, आपको आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको आंसर 2
30 मिनट, है ना, 2 घंटा 30 मिनट होगा। अगर 15 को 6 से कटाइएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं अपन, 6 दूनी 12 और बचेगा क्या आपका 3, 6 बचे 30, 2.5 घंटे में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की औसत क्या है, यहाँ पे देखिए फिर से औसत है और 7 है। ठीक है, तो औसत अगर आपका बीच वाला यानी कि माध्य जो है x+9 है तो 7 है, तो यानी कि 3 इधर होंगे और 3 इधर होंगे। इतना तो समझ आ रहा होगा। तो जब ये x+9 है तो इधर हम बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा x+10, x+11, x+ आपका 12 लास्ट वाला होगा। ठीक है, और इधर आएंगे तो x+8, x+7 और x+6 हो जाएगा। यानी सबसे छोटी x+6 है और सबसे बड़ी x+12 है। अब यहाँ पे देखिए सबसे छोटी और बड़े की जो गुणनफल है वो 4752 है। तो क्या कीजिए, सिंपल आपका 4 आपका यहाँ पे सबसे छोटा क्या है x+6 है इंटू x+12 कितना दिया है 4752। अब क्या कीजिए ना कि आगे बढ़ने से अच्छा है कि क्या कीजिए, ये जो वैल्यू दिए गए हैं क्वेश्चंस में उसको पुट कर दीजिए x की जगह पे और पहले ही वो सिर्फ सिंगल डिजिट में करके देख लीजिएगा, जिसके लास्ट में 2 आएगा वो आंसर हो जाएगा आपको। जैसे कि 5 का अगर करना चाहे तो 5 + 6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11, और अगर यहाँ पे करें आपका लास्ट बस हम देख रहा है यूनिट डिजिट, और 5 + 2 तो 7 आएगा, तो लास्ट में तो 2 आने का सवाल ही नहीं, तो ऐसे ही कट गया। तो 5 वाले ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे। ठीक है, तो बस 50 और 60 को चेक करना होगा, आपका आंसर आ जाएगा इसका 60। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ से जीके के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। देखिए जो रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ्स के क्वेश्चन है उससे अच्छा आप बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके, चलिए इसमें देखते हैं हम अगला कि 39 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में होगा, तो ये होगा मेघालय में। ओके, चलिए अगला है कि भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, तो ये कच्छ गुजरात में। अगला है भारत का पहला शून्य बेस्ड एयरपोर्ट कौन सा है, तो ये मैंने क्वेश्चन डाला भी था इस पे पोस्ट में, इसका हो जाएगा इंदौर होलकर स्टेडियम। अगला है कि 2025 में विश्व फेयर प्ले दिवस किस संगठन के द्वारा बनाया गया, तो ये हो जाएगा यूरोपीय विश्वविद्यालय खेल संघ। ओके, चलिए अगला है कि भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ स्थित है, तो ये देखेंगे तो लखनऊ हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि भारत का पहला सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट किस अभियान का हिस्सा है, तो ये हो जाएगा आपको आदित्य L1 का। तेरे मेरे सपने नामक पहल की शुरुआत किसने की है, तो ये किया है आपका राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, ध्यान रखिएगा। फिर से लगा देती हूँ, इसका आंसर है आपका बी। चलिए अगला है कि आरबीआई की एक जो फ्री एआई है समिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जैसा कि आपका है, पहले तो ये याद रखिए कि आरबीआई की ये फ्री एआई जो समिति है उसके बारे में देखना है हमको। तो यह समिति आईआईटी बॉम्बे के प्रो पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में जो है गठित की गई, तो सही है। इसके बाद दिया है कि इस समिति को खुले वित्त पोषण के माध्यम से वित्तीय मंत्रालय द्वारा समर्थित किया गया है, तो वित्तीय मंत्रालय नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। कौन संबंधित है इससे, तो आरबीआई की, है ना, वित्तीय प्रौद्योगिकी विज्ञान, ठीक है, प्रौद्योगिकी विभाग वो है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट 2 जो है गलत हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट था कि आपका समिति ने वित्तीय सेवाओं में एआई के वर्तमान उपयोग मूल्यांकन को भी शामिल किया था, तो ये भी सही है आपका। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही दिए गए हैं। ओके, अच्छा ये जो फ्री एआई है ना, इसका फुल फॉर्म ये है कि फ्रेम वर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट आपका इनेबलमेंट ऑफ एआई। ओके, चलिए अगला देखते हैं। प्रोजेक्ट 39A किससे संबंधित है, तो ये आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली का शोध एवं वकालत कार्यक्रम से संबंधित है। ध्यान रखिएगा प्रोजेक्ट 39 क्या है ना। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत का पहला जो 24 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपको इंडस। ठीक है, इसका आंसर है आपको बी। चलिए अगला देखते हैं। नियोक्ता एवं कर्मचारी पंजीकरण प्रोत्साहन योजना स्प्री किस संस्था द्वारा चलाई जाती है, तो ये चलाई जाती है आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत। ठीक है, चलिए अगला है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है इसके संदर्भ में देखें तो इसकी अवधि 5 वर्ष 2024-25 से 28-29 के लिए जो है आपका दिया गया है।
तो ये आपका जो है यहाँ पे सही है 24, 25, 28, 29, ठीक है। या आंशिक केंद्र प्रायोजित योजना है, तो आंशिक नहीं है, ये पूर्ण रूप से केंद्र प्रायोजित योजना है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में पलायन को रोकना है, तो ये भी सही है, यानी कि इसमें सही हो जाएगा केवल 1 और 3, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि केंद्र प्रायोजित योजना है ये, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अगला है, अब ये देखिए SUVAS और SUPACE के संदर्भ में बताना है। तो जैसा कि दिया है आपका कि SUVAS AI संचालित अनुवाद टूल है जिसका उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के निर्माणों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराना है, तो ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा सही है। इसके बाद SUPAC जो है एक केस एनालिसिस पोर्टल है जो जटिल कानूनी दस्तावेजों से तथ्य, कानूनी प्रावधान, इस तरह की जानकारी संक्षेपित रूप से प्रदान कर देगा। तो AI क्या होता है, जल्दी से जो है सारे रिपोर्ट दिखा देगा एक साथ, ठीक है, ये सही है। दोनों उपकरणों का उद्देश्य न्यायाधीशों द्वारा निर्णय लेने का कार्यकारिणी पूरी तरह से स्वचालित करना है। तो आपका AI जो है निर्णय नहीं ले सकता है ना, तो ये हेल्प करेंगे, सहयोगी देंगे, लेकिन लास्ट निर्णय न्यायपालिका ही लेगी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है। चलिए अगला देखते हैं। हरी मऊ शक्ति 2024 भारत और एक किसके बीच जो है अभ्यास है, तो ये इसका आंसर है आपका बी, यानी कि हरी मऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच है, और ये थल सेना के द्वारा किया जा रहा अभ्यास है, और ये मलेशिया में आयोजित हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। प्रोजेक्ट इन रोड किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, तो ये उत्तर पूर्व भारत और पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक रबर बागान को बढ़ावा देने के लिए। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने के अनुमान है, तो 6.4%। केंद्रीय बजट 2025-26 में निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया गया, इसे निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा, तो ये वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला है कि एम्स नई दिल्ली किस पहल के तहत डिजिटल पंजीकरण में शीर्ष स्थान पर जो है तो ये है आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। अगला है कि नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, तो जैसा कि है आपका कि योजना का कुल परिव्यय 1261 करोड़ रखा गया है, तो ये सही है आपका, ओके। 14,500 महिलाएं SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया, तो ये भी सही है। यह योजना 2025-26 से 27-28 के दौरान लागू की जाएगी, तो 25-26 से नहीं, ये कर लीजिएगा आपको 2024-25 से 25-26 है ना, ये नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये गलत है। इसका उद्देश्य कृषि छिड़काव उर्वरक कीटनाशकों के लिए ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराना है, तो ये आपका सही है, ठीक है, यानी 1, 2, 4 आपके इसमें सही दिए गए थे। चलिए अगला देखते हैं। 38 नंबर जो नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया हुआ था 2025 उत्तराखंड में, संबंधित कथनों को बताना सही कौन से है, तो यह आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित किया गया। तो ध्यान रखना ये 38 नंबर जो है उत्तराखंड में हुआ था। यह पहला अवसर था जब उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किया था, तो ये भी सही है। खेलों का मस्कट क्या था, मोली था, जो हिमालयन मोनाल से प्रेरित था, तो ये भी सही है आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है आपको तीनों सही दिए गए। चलिए अगला देखते हैं। अब ये बुक है रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखा है अरुण सिंघल ने, ओके, इसका आंसर है ए। चलिए अगला है कि ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स NCI 2024 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है, तो जैसा कि इसमें दिया है कि भारत ने 100 में से 45.5 अंक प्राप्त किए और 180 देशों में 176वें स्थान पे है ये, ठीक है, तो ये सही है। अगला है कि NCI का ये एल यूनिवर्सिटी, तो ये वाला गलत है, एल यूनिवर्सिटी नहीं है, वो बेन आपका करके यूनिवर्सिटी है, बेन कुछ गुरियन करके यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यह सूचकांक जैव विविधता संरक्षण में देशों का प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, तो ये सही है आपका, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 1 और 3 सही थे, बस सही पूछा गया ना, कौन से कथन सत्य हैं, यही हो जाएगा 1 और 3 आंसर। चलिए अगला देखते हैं। ग्लोबल मोबाइल पर्सनल
कम्युनिकेट बाय सैटेलाइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जीएमपीएससी मोबाइल टर्मिनलों द्वारा आवाज़ और डेटा सेवाएं उपग्रहों के माध्यम से प्रदान करता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां जमीनी नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, तो ये सही है। इसके बाद है जीएमपीसीएस का नियमन आईटीयू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा किया जाता है, तो ये भी सही है आपका। इसके बाद यह वैश्विक रूप से भू आधारित, तो भू आधारित यानी कि जमीनी स्तर पे ये नेटवर्क को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है क्या? तो नहीं कर सकता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 बस आपके सही थे। चलिए अगला है 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम योजना की 19वीं किस्त जारी की थी। कहाँ से? तो भागलपुर से, है ना। 6,000 दिया जाता है टोटल, 2-2 हज़ार करके, और दिसंबर 2018 में जो है ये लॉन्च हुआ था आपका प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना जो है। चलिए अगला है कि पटना में आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 जो उद्घाटन हुआ था ये वाला, तो उसका उद्घाटन किसने किया था? तो नीतीश कुमार ने किया था, है ना। चलिए अगला है बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी? 113वें नंबर का मनाया गया था, उन्नत बिहार विकसित बिहार। चलिए अगला है कि भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका और बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा हाल ही में निधन हो गया। जन्म किस जिले में हुआ? तो सुपौल हुलास गांव, है ना। और ये भी ध्यान रखिएगा 1991 में इनको पद्म श्री दिया गया था, है ना। और 2018 में इनको पद्म भूषण दिया गया था, और 2025 में इनको पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। और इनको बिहार कोकिला, भोजपुरी कोकिला भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है कि मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना को हाल ही में बढ़ाकर 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया गया। यह पेंशन किस विभाग द्वारा दिया जाता है? तो समाज कल्याण विभाग द्वारा। चर्चा में रहे करकट जल प्रपात जो है, करकटगढ़ जल प्रपात बिहार के किस वन्य जीव में अभ्यारण्य में भीतर है ये? तो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौसे करगढ़, कौसे कैमूर, ठीक है। वर्ष 2025 के लिए कुल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई थी, जिसमें बिहार में कितने थे? तो 7 थे। 139 में 7 जो है बिहार से थे। कौन कौन थे? तो शारदा सिन्हा हो गई आपके, सुशील मोदी हो गए, है ना, उनको पद्म भूषण दिया गया था। शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण दिया गया था। बाकी सब पद्मश्री भीम सिंह, हेमंत कुमार, निर्मला देवी और नित्यानंद जी थे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका 150 क्वेश्चन जो है इस सेट का खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले सेट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें आप लोग, ठीक है।